स्टूडेंट्स, आज हम काल श्रेणी विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में काल श्रेणी का अर्थ, उसका महत्व और उसके घटकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं काल श्रेणी का अर्थ क्या होता है। किसी भी श्रेणी के अंदर अनेक प्रकार के चर होते हैं। जो चर होते हैं उनमें समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। तो जब हम समय के साथ होने वाले परिवर्तनों का माप करते हैं तो उसको हम काल श्रेणी कहते हैं। ये जो समय की इकाई है वो कोई दिन हो सकता है, कोई एक महीना हो सकता है, साल हो सकता है, दशक हो सकता है। तो इसमें हम किसी भी टाइम की एक इकाई को लेकर के उसके साथ साथ हम विभिन्न चरों के मूल्यों को भी देते हैं और इन मूल्यों में जो परिवर्तन होता है वो उसमें साथ साथ में दिखाया जाता है। तो इसको हम काल श्रेणी कहते हैं। काल श्रेणी के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, जो चर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें स्वतंत्र चर और दूसरा आश्रित चर। स्वतंत्र चर वो चर होते हैं जो समय को प्रदर्शित करते हैं। देखिए हमारे पास में जो टाइम सीरीज होगी उसमें एक तरफ हमें समय की कोई न कोई यूनिट दी हुई मिलेगी, चाहे वो दिन हो, चाहे वो महीना हो, चाहे वो साल हो, चाहे दशक हो, चाहे शताब्दी हो। तो इसमें जो भी टाइम की इकाई होगी वो हमारे स्वतंत्र चर होंगे। और दूसरा जो है आश्रित चर, ये वे चर होते हैं जिनके मूल्यों में जो है समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। जैसे कीमत है, किसी समय कीमत कुछ थी, नेक्स्ट समय में जो उस कीमत में परिवर्तन होकर के एक नई कीमत हो गई। उत्पादन है, किसी वर्ष उत्पादन कुछ था, अगले साल उत्पादन में कोई और परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार जो आश्रित चर होते हैं उन आश्रित चरों में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। अब हमारे सामने ये एक काल श्रेणी का एग्जाम्पल है जिसमें एक तरफ हमने टाइम लिया है और टाइम की इकाई है जो वर्ष है। 2013-14 से लेकर के हमने 19 तक लिए हैं और इसमें एक फर्म का उत्पादन जो हमने लिया है 2013 में फर्म का उत्पादन 10.3 टन है। अगली साल 2014 में उसका उत्पादन 11.1 टन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो वर्ष लिए गए हैं ये हमारे स्वतंत्र चर हैं 2013 से लेकर के 19 तक। और दूसरी तरफ फर्म का जो उत्पादन दे रखा है वो आश्रित चर है, इनमें समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है। तो ये काल श्रेणी का एग्जाम्पल है जिसमें हमने आश्रित चर और स्वतंत्र चर दोनों को एक्सप्लेन किया है। इसके बाद परिभाषा, कैनिंग और कीपिंग के अनुसार समय के अनुसार दिए गए आंकड़ों के समूह को काल श्रेणी कहते हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है कि समय, हमें समय की कोई न कोई इकाई दी हुई होगी और उसमें जो है अलग अलग इकाइयाँ दी होंगी। जैसे आज समय 2017, 18, 19, 20 इस प्रकार में अलग अलग दिए होंगे और उनके साथ साथ हमेशा आंकड़े भी दिए गए होंगे। क्रॉक्स्टन और काउडन के अनुसार काल श्रेणी में आंकड़े समय अनुसार क्रमबद्ध होते हैं। तो इसके अंदर ये महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि समय के साथ साथ हमें किसी न किसी प्रकार के आंकड़े दिए गए होते हैं और वो आंकड़े जो क्रमबद्ध तरीके से जो है प्रस्तुत किए गए होते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो अपने पास टाइम सीरीज है उस टाइम सीरीज का क्या महत्व होता है। सबसे पहले पिछले अनुभवों का लाभ। जैसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि एक फर्म है और वो फर्म ये देखती है कि भी पिछले 3 सालों के अंदर जब जब उसने अपने श्रमिकों का वेतन बढ़ाया है, जैसे मान लीजिए श्रमिकों के वेतन में उसने 10% की वृद्धि की है तो उसके आउटपुट में 20% की वृद्धि हुई है। तो वो अपने उस पिछले अनुभव का लाभ उठा सकती है कि जैसे जैसे हम श्रमिकों की वेतन में वृद्धि करेंगे तो आने वाले समय में भी हमारे को जो है आउटपुट में वृद्धि मिलेगी। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन लेते हैं कि जिस जिस साल अधिक वर्षा हुई उस साल जो है उत्पादन भी अधिक रहा है। इसी प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि जब जब देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तब तक देश के अंदर जो है बेरोजगारी की दर पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार हम अपने पिछले अनुभवों का लाभ भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य के बारे में अनुमान या भविष्यवाणी। देखिए भविष्यवाणी क्या होती है। जो भी भविष्यवाणी होती है उसके अंदर पिछले कुछ समय के जो है ट्रेंड लिए जाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कि भी भारत के अंदर जो पिछले 6 सालों के अंदर जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ रही है। अब हम ये देखेंगे कि 2% की दर से बढ़ रही है। तो उसमें हम क्या कहेंगे, आने वाले 2 सालों के अंदर बेरोजगारी है वो क्या होगी, क्योंकि आने वाले 2 सालों में हम 2% वृद्धि के अनुमान लगा करके कुल बेरोजगारों की संख्या बता सकते हैं। इसी प्रकार हम ये देख रहे हैं कि भारत की विकास दर जो पिछले 3 सालों के अंदर जो है वो लगातार बढ़ती है
तो आने वाले समय में हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भारत की विकास दर है वो बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। तो जो टाइम सीरीज है उसमें हमें भूतकाल के ट्रेंड मिलते हैं और उस भूतकाल के ट्रेंड के आधार पर हम भविष्य के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद है विभिन्न काल श्रेणियों में तुलना, ये इम्पोर्टेंट है। देखो जैसे भारत के जो है पिछले 10 सालों के जो है सर्विस सेक्टर में उत्पादन की वृद्धि दर के आंकड़े दे रखे हैं हमें, और उसी समय के जो है जो सर्विस सेक्टर है उसकी वृद्धि दर के आंकड़े हमने लिए हैं अमेरिका के। अब हम दोनों के अंदर बड़ी आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भारत के अंदर जो वृद्धि दर वो किस दर से हो रही है, और अमेरिका के अंदर जो है जो सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है वो किस दर से हो रही है। तो दोनों में कंपेयर कर सकते हैं हम, अगर हमें एक साथ टाइम सीरीज के अंदर दोनों देशों के आंकड़े दिए गए हैं तो तुलना में ये काफ़ी सहायक हो सकता है। इसमें हम बेरोजगारी की तुलना कर सकते हैं, इसमें हम गरीबी की तुलना कर सकते हैं, इसमें हम जो है आय की वृद्धि दर की तुलना कर सकते हैं, जीडीपी में ग्रोथ की तुलना कर सकते हैं। इसके बाद है व्यापार चक्रों का अनुमान। व्यापार चक्र क्या होते हैं? एक निश्चित अंतराल के बाद अर्थव्यवस्था के अंदर मंदी और तेजी के जो दौर आते हैं उसको हम जो व्यापार चक्र कहते हैं। अब पिछले जो ट्रेंड है उसके आधार पर एक जो व्यवसायी है वो ये अनुमान लगाता है कि आने वाले समय के अंदर जो कीमतों में जो वृद्धि या कमी होने का ट्रेंड है वो कैसा रहेगा। अगर उसको ये लगता है कि आने वाले समय में पिछले अनुभव के आधार पर पता लगाता है आने वाले समय में कीमतें बढ़ने की संभावना है, तो वो अपने प्रोडक्शन को अधिक बढ़ाएगा, अपना स्टॉक अधिक बढ़ा लेगा ताकि अपने प्रॉफिट को अधिक कर सके। और अगर उसको ये लगता है कि आने वाले समय में कीमतें कम होंगी तो वो जल्दी से जल्दी अपने स्टॉक को निकालना चाहेगा ताकि उसको जो है हानि कम से कम हो। तो इस प्रकार ये जो व्यापार चक्र है इनको समझने में भी टाइम सीरीज का काफ़ी महत्व होता है। नेक्स्ट है नीति निर्माण में सहायक। देखो किसी भी चीज़ की नीतियाँ बनाने के लिए हमें जो है भूतकाल से संबंधित कुछ आंकड़ों की जरूरत होती है। जैसे हम बात करते हैं बेरोजगारी की, अगर हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हमें दो चीज़ों के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि भारत के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, दूसरा बेरोजगारी किस दर से बढ़ रही है। अगर हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में पता नहीं है तो हम बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगर हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में पता है कि जैसे मान लीजिए भारत के अंदर जो 5% की दर से बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है तो हम जो उत्पादन के अंदर इस प्रकार से वृद्धि करेंगे ताकि रोजगार के अवसरों में भी 5% की वृद्धि हो, और जो नई जो रोजगार के योग्य लोग आ रहे हैं उन सभी को जो है रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार की नीति, चाहे गरीबी को हटाने की नीति हो, चाहे साक्षरता दर को बढ़ाने की नीतियां हो, किसी भी प्रकार की नीति हो, उसके लिए हमें जो है भूतकाल से संबंधित ट्रेंड की आवश्यकता होती है और ये ट्रेंड हमें टाइम सीरीज से ही मिलते हैं। इसके बाद है सार्वभौमिक उपयोगिता। सार्वभौमिक उपयोगिता का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी वर्ग है, चाहे वो व्यावसायिक हो उसके लिए भी टाइम सीरीज का महत्व है, अगर कोई किसान है तो उसके लिए भी टाइम सीरीज का महत्व है, एक उपभोक्ता है उसके लिए भी टाइम सीरीज का महत्व है, एक गवर्नमेंट के लिए चाहे इकोनॉमिस्ट हो कोई भी हो उन सभी के लिए टाइम सीरीज का काफ़ी महत्व है। जैसे हम बात करते हैं एक व्यवसायी की, एक व्यवसायी ने देखा कि वो जो है कूलर फ्रिज इनका काम करता है, एसी का कार्य करता है, उसकी दुकान है। तो उसने देखा कि हर साल जो है जून और जुलाई के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है, तो वो क्या करेगा, जून और जुलाई में पहले ही बहुत अधिक मात्रा में इन चीज़ों की परचेज कर लेगा ताकि उसको जो है मांग को पूरा करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर वो पिछले ट्रेंड नहीं देख सकता, हो सकता है वो दिसंबर से लेकर के जनवरी में अधिक स्टॉक कर ले तो उसको नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से जो गर्म कपड़े बेचने वाला व्यवसायी है वो क्या करेगा, नवंबर दिसंबर के अंदर जो है अधिक मात्रा में गर्म कपड़ों की परचेज करेगा ताकि डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी प्रकार से एक किसान है उसने देखा कि हर 10 साल के बाद में ग्वार की कीमत में बहुत अधिक वृद्धि होती है और उसने पाया कि आज 9 साल हो गए ग्वार की कीमत बढ़े हुए, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट ईयर 10 साल हो रहे हैं और पिछला ट्रेंड ये बोलता है कि 10वें साल में ग्वार की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होती है, तो इस साल वो क्या करेगा, ग्वार की फसल बोएगा। तो इस प्रकार सभी के लिए ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट इसके बाद है वर्तमान परिवर्तनों का अध्ययन। हम टाइम सीरीज से भूतकाल में परिवर्तनों का भी अनुमान लगा सकते हैं और वर्तमान में जो चेंजेस हो रहे हैं उनका भी अनुमान लगा सकते हैं। जैसे वर्तमान के अंदर किसी पर्टिकुलर वस्तु की कीमत गिर गई, उसके पीछे कारण क्या रहा, लोगों की आदतें बदल गई और उन आदतों में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग कम हो गई।
वर्तमान में आयात निर्यात में क्या परिवर्तन हुआ है, वर्तमान में कीमतों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, रोजगार की क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हम वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों का भी अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज के 4 घटक होते हैं। पहला दीर्घकालीन प्रवृत्ति, सेक्युलर ट्रेंड जिसको अपन टी से डिनोट करेंगे। मौसमी उचावचन, सीजनल फ्लक्चुएशंस जिसको एस से डिनोट किया गया है। और नेक्स्ट है चक्रीय उचावचन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। और चौथा है अनियमित उचावचन, रैंडम फ्लक्चुएशंस जिसको आई से डिनोट किया गया है। अब हम इन सभी को जो डिटेल में आगे देखेंगे। पहला है दीर्घकालीन प्रवृत्ति। किसी भी श्रृंखला के अंदर जो आंकड़े दिए गए हैं, अगर दीर्घकाल में उनमें एक ही दिशा में परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जाती है तो उसको हम दीर्घकालीन प्रवृत्ति कहते हैं। एक ही दिशा में परिवर्तन का मतलब अगर वृद्धि हो रही है तो लगातार सभी वर्षों में वृद्धि हुई है लंबे समय तक, अगर उनमें कमी हो रही है तो लगातार सभी वर्षों में जो है लंबे समय तक उनमें कमी दिखाई देती है। जैसे भारत के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि है वो पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये क्या है, सेकुलर ट्रेंड है, क्योंकि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। ये सेकुलर ट्रेंड जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला रेखीय प्रवृत्ति। रेखीय का मतलब जब परिवर्तन की दर है, चाहे वो कमी हो चाहे वृद्धि हो, परिवर्तन की दर समान रहती है, यानी एक समान गति से तो वृद्धि होगी और अगर कमी हो रही है तो एक समान गति से ही कमी होगी। इसकी अगर इक्वेशन आप देखें तो y इक्वल टू ए प्लस बी वाई, इसमें जो परिवर्तन की दर है वो b की गति से होगी। y में जो भी चेंज आएगा b की गति से जिसमें परिवर्तन होगा। दूसरी अरेखीय प्रवृत्ति, इसमें परिवर्तन की जो दर होती है वो असमान होती है। इसमें इक्वेशन अपनी y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो अरेखीय है। नेक्स्ट इसके बाद है मौसमी उचावचन। जैसा कि इसमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो है लगभग 1 साल की अवधि के दौरान जो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कीमतों में हो, मांग में हो, उनको अपन जो मौसमी परिवर्तन कहते हैं। और इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे जब कभी भी अपन नरम और कपास की चुगाई करेंगे उसकी कीमतें कम होंगी, जब भी अपन गेहूं को निकालेंगे उसकी कीमत कम होगी, जब गेहूं की बिजाई का टाइम आएगा उस समय गेहूं की कीमत अधिक होगी। तो इस प्रकार ये जो एक सीजन होता है जिसमें जो है कीमतों में अलग अलग परिवर्तन होता है। जैसे एसी, कूलर, फ्रिज है, इनकी कीमतें जो गर्मी के मौसम में अधिक होगी, सर्दी में इनकी कीमतें कम होंगी। जो गर्म कपड़े हैं उनकी कीमतें सर्दी के मौसम में अधिक होती है, गर्मी में इनकी कीमतें कम होती है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो सीजनल फ्लक्चुएशन कहलाते हैं। इसके बाद है चक्रीय उचावचन। चक्रीय उचावचन जो होते हैं ये एक प्रकार से नियमित परिवर्तन होते हैं। जैसे अगर आप पिछले सीजनल देखें वो भी नियमित होते हैं, हर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है हर साल। लेकिन जो चक्रीय उचावचन होते हैं इसमें फर्क ये है कि भाई इनकी जो अवधि होती है 1 साल की नहीं होती, ये जो परिवर्तन होते हैं 2 से लेकर के 10 साल की अवधि के दौरान होते हैं। तो अगर आप व्यापार चक्र की बात करें तो लगभग 2 से लेकर के 10 साल के अंदर जो एक व्यापार चक्र है वो कंप्लीट होता है। तो ये क्या कहलाएगा, चक्रीय उचावचन। ये नियमित है। नियमित का मतलब सबसे पहले इसके अंदर जब बूम आएगा, बूम के बाद में रिसेशन, रिसेशन के बाद में डिप्रेशन और डिप्रेशन के बाद में दोबारा से रिकवरी होगी और रिकवरी के बाद फिर से बूम। तो इस प्रकार ये नियमित परिवर्तन होते हैं और इनकी अवधि 2 से 10 साल की होती है। तो इसको आप चक्रीय उचावचन कहते हैं। इसके बाद है अनियमित उचावचन। अनियमित उचावचन जो है ये वो अल्पकालीन परिवर्तन होते हैं जो आकस्मिक कारणों से होते हैं, यानी ये अनियमित होते हैं, हर साल हर समय नहीं होते और अचानक आते। जैसे बाढ़, हर साल बाढ़ नहीं आती हर स्थान के ऊपर। भूकंप है, हर साल भूकंप नहीं आता। हर साल किसी भी फैक्ट्री के अंदर हड़ताल नहीं होती। लेकिन इन सभी के कारण जो है उत्पादन के ऊपर, रोजगार के ऊपर अवश्य प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की जो परिवर्तन होते हैं इन परिवर्तनों का पहले से अनुमान लगाया जाना मुश्किल होता है। इसके बाद आता है काल श्रेणी के मॉडल। काल श्रेणी के जो मॉडल है 2 प्रकार के हैं, एक तो एडिटिव मॉडल और दूसरा है मल्टीपल मॉडल। एडिटिव मॉडल, जमा मॉडल भी जिसको हम बोलते हैं, इस मॉडल के अंदर ये कहा गया है कि जो कुल परिवर्तन होते हैं वो चारों परिवर्तनों का जोड़ होते हैं। 4 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से होते हैं अपने पीछे अपन ने देखा। जो है सेकुलर ट्रेंड जिसको अपन ने टी से किया, सीजनल ट्रेंड जिसको अपन ने एस से दिखाया,
और साइक्लिकल जो फ्लक्चुएशन थे जिसको अपन ने सी से दिखाया, और रैंडम जो वेरिएशन थे जिसको अपन ने आई से दिखाया। तो जो कुल परिवर्तन है वो इन चारों का जोड़ है। अब मान लीजिए हमें इनमें से किसी एक को निकालना है, जैसे आप दीर्घकालीन परिवर्तन निकालना चाहते हैं, तो टी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, ओ माइनस एस माइनस सी माइनस आई। तो इस प्रकार हम किसी को भी निकाल सकते हैं। गुणा मॉडल, इसके अनुसार काल श्रेणी में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो चारों जो घटक है उन घटकों का गुणनफल होता है। जैसे O इज इक्वल टू, यानी आउटपुट कुल जो परिवर्तन है, यहाँ पर आउटपुट का मतलब यहाँ जो टोटल चेंज आ रहा है वो किसके इक्वल है, T इंटू एस इंटू सी इंटू आई। इसमें भी अगर आप टी निकालना चाहे तो टी किसके बराबर हो जाएगा, यानी अगर आप दीर्घकालीन जो ट्रेंड है वो निकालना चाहे तो टी इज इक्वल टू ओ भाग में एस इंटू सी इंटू आई। तो इस प्रकार ये जो दोनों मॉडल है वो मॉडल अलग अलग तरीके से जो है परिवर्तनों को दिखाते हैं, लेकिन इनमें आप चारों परिवर्तनों के आधार के ऊपर किसी एक परिवर्तन का अनुमान लगा सकते हैं। थैंक यू ऑल।